हेलो डियर, तो आप लोग कैसे हैं। मेरे उम्मीद से आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए, जो भी विद्यार्थी इस बार बिहार पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए काफ़ी ही ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। इस वीडियो में आप लोग को करवाने वाले हैं सॉल्व पेपर 2010 का, ठीक है। सॉल्व पेपर 2010 का जो कि आप लोग को पिछले वीडियो में भी करवा दिया गया 30 क्वेश्चन। तो आज भी आप लोग को 30 क्वेश्चन इस वीडियो में कराया जाएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री का, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री का। तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिए, आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। तो आप लोग को पूरा समझ में आए, ठीक है। अगर आप लोग इससे पहले वाला वीडियो को नहीं देखें, आप लोग इससे पहले भी आप लोग को 10 ईयर का करा चुके हैं सॉल्व पेपर, तो आप लोग नहीं देखें तो आप लोग इस चैनल के प्लेलिस्ट में दिया गया, आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का मिक्सअप क्वेश्चन है। तो आज हम 31 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। 30 क्वेश्चन आप लोगों को पिछले वीडियो में करा दिया गया है, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर से। देखिए क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड की खोज किसने की थी। हाइड्रोजन परऑक्साइड की खोज किसने की थी, बताइए। हाइड्रोजन परऑक्साइड की खोज किसने की थी, लेवेसियो ने या डेवी ने या थेनार्ड ने या ओरे ने, किसने की थी। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का खोज किसने की थी, तो थेनार्ड ने क्या किया था, हाइड्रोजन परऑक्साइड का खोज। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यौगिक आपको दिया गया क्या, CH3OH का IUPAC पत्ती का नाम क्या होगा, बताइए। CH3OH का IUPAC नाम क्या होगा। CH3OH का IUPAC नाम क्या होता है, मेथिल अल्कोहल कहते हैं या मेथेन कहते हैं या मेथेनॉल कहते हैं या हाइड्रोक्सी मेथेन कहते हैं, बताइए। तो क्या हो जाएगा CH3OH का, तो कार्बन एक तो मेथेन हो गया, और OH किस में लगता है, OH का क्या होता है, तो एल्कोहल होता है, लेकिन इसको एल्कोहल में क्या लगता है, नॉल लगता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। CH3OH का IUPAC नाम क्या होता है, मेथेनॉल होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेथेनॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जल को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है, तो इसका आयतन क्या होगा, बताइए। जल को 10 डिग्री से 0 डिग्री तक ठंडा किया जाता है, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, अगर घनत्व पूछता तो पहले बढ़ता है फिर घटता है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा, आयतन। तो जल को हम लोग 10 से जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करेंगे तो इसका आयतन क्या होगा, पहले घटेगा, ठीक है। पहले कम होगा फिर बढ़ेगा, ठीक है। पहले कम होगा उसके बाद बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि आयतन पूछा है, अगर क्योंकि जब 10 से वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा तो उसका आयतन जो है पहले कम जाएगा, ठीक है। जब 4 डिग्री से वो 0 डिग्री तक जाएगा तो इसका फिर आयतन बढ़ जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक तनु नाइट्रिक अम्ल 20% एसिड है जो 10 ग्राम CaCO3 को घोल देता है, तो एसिड की मात्रा क्या हो जाएगी। तो बताइए, CaCO3 का घोल देता है तो उसमें एसिड की मात्रा क्या होगा। अगर वो तनु नाइट्रिकम 20% एसिड है और उसमें 10 ग्राम CaCO3 का घोल है, तो एसिड का मात्रा क्या होगा, बताइए। आप लोग को देखिए यहाँ पे दिया गया परमाणु भार सबका, तो आप लोग फाइंड आउट कीजिएगा, तो 63 ग्राम आएगा, ठीक है। 63 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डायनामाइट का आविष्कार किया था, डायनामाइट का आविष्कार किसने किए थे, बैकुरल ने, न्यूटन ने, थॉमसन ने या अल्फ्रेड नोबल ने, कौन किए थे। डायनामाइट का आविष्कार किसने किए थे, तो अल्फ्रेड नोबल ने किए थे, ठीक है। डायनामाइट का आविष्कार कौन किए थे, तो अल्फ्रेड नोबल ने, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 है, तो वह कौन सा ग्रुप का होगा, बताइए। जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग का दिया गया है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, बताइए तो कौन सा ग्रुप में होगा, हैलोजन, क्षारीय, अक्रिय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैलोजन ग्रुप, ठीक है। हैलोजन ग्रुप का, क्योंकि आप लोग देखिए यहाँ पे 2 2 6 2 5, इसको आप लोग ऐड कीजिएगा तो 17वां ग्रुप में आएगा, ठीक है। 17वां ग्रुप में, तो 17वां ग्रुप में कौन सा होता है, तो हैलोजन ग्रुप होता है, ठीक है। कौन सा होता है 17वां में, तो हैलोजन ग्रुप होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, हैलोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सरल लोलक में जब विस्थापन आयाम के बराबर हो तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। जब सरल लोलक में उसका विस्थापन आयाम के बराबर हो जाएगा तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा, बताइए। तो उसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो गतिज ऊर्जा क्या है, तो 1/2 mv²। तो हम लोग किसे डिनोट करते हैं, यहाँ पे विस्थापन के बराबर क्या है, आयाम, तो आयाम क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू a² माइनस बाई स्क्वायर,
ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या बोला, जब आयाम के बराबर हो जाता है गतिज ऊर्जा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2m ओमेगा स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा a² माइनस a², क्या हो जाएगा 0, 0 से जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सारा टर्म 0 हो जाएगा। इसलिए इसका क्या हो जाएगा, सरल करेक्ट आंसर, सरल लोलक में जब विस्थापन आयाम के बराबर हो तो गतिज ऊर्जा क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, उसका गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के समीप लाने पर उनकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग एक दूसरा के समीप लाएंगे तो उनकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो उसका स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, तो उसका स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, तो घट जाता है। ठीक है, उसका स्थितिज ऊर्जा घट जाता है। जब हम लोग एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को जब हम लोग पास में लाएंगे तो उसका स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, वो घट जाता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया सलाई, दिया सलाई उद्योग में उपयोग होता है। दिया सलाई उद्योग में क्या उपयोग होता है, दिया सलाई में, दिया सलाई मतलब क्या होता है, माचिस, माचिस के उद्योग में कौन सा उपयोग होता है बताइए, तो उसमें सोरा पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग होता है। ठीक है, सोरा का क्या होता है, दिया सलाई उद्योग में किसका उपयोग होता है, तो सोरा का होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे अधिक अधात्विक प्रकृति का तत्व कौन है, सबसे अधिक धात्विक प्रकृति का कौन सा तत्व है बताइए, सबसे अधिक धात्विक प्रकृति का कौन सा तत्व है, अधात्विक प्रकृति का तत्व सबसे अधिक कौन है, तो क्लोरीन है। ठीक है, क्लोरीन क्या है, और अधात्विक प्रकृति का सबसे अधिक अधात्विक प्रकृति का तत्व कौन है, तो क्लोरीन है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि यदि पीतल 80% तांबा 20% जस्ता भार से हो तो तांबे का घनत्व 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तथा जस्ते का घनत्व 7.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो तो पीतल का घनत्व क्या हो जाएगा, तो पीतल का घनत्व क्या होता है, तो पीतल का घनत्व हम लोग कैसे निकालेंगे, तो पीतल का जो दिया गया, तो तांबा कितना है, तो 80% और कितना है घनत्व इसका, तो 8.9 है। ठीक है, 8.9 प्लस कितना है इसका जस्ता का भार, तो 20% इंटू कितना इसका घनत्व 7.1, दोनों का हम लोग ऐड कर देंगे 80 + 20। अब इसको आप लोग कैलकुलेशन कीजिए तो कितना हो जाएगा, तो आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसको जैसे ही मल्टीप्लाई आप लोग कीजिएगा तो 854 डिवाइड बाई 100 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग जैसे इसको डिवाइड दीजिएगा तो 8.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 854/100 को डिवाइड कीजिएगा तो 8.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 8.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लगभग में। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का प्रवाह निर्भर करता है, दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का प्रवाह किस पे निर्भर करता है बताइए, दो वस्तु के बीच ऊष्मा का प्रवाह किस पे निर्भर करता है, तो उनके तापांतर पे। ठीक है, आप लोग को ये सारा क्वेश्चन आप लोग को करवाया गया, आप लोग प्रीवियस ईयर को अगर आप लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं तो आप लोग ये वीडियो में सारा क्वेश्चन आप लोग बता सकते हैं, आप लोग को सारा क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, दो वस्तु के बीच ऊष्मा का प्रवाह निर्भर किस पे करता है, तो उनके तापांतर पे करता है। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उनके तापांतर पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस तरंग की आवृत्ति सबसे कम है बताइए, निम्न में से किस तरंग की आवृत्ति सबसे कम होता है, क्षय तरंगे की या गामा तरंगे की या रेडियो तरंगे की या ध्वनि तरंगे की, बताइए किसका आवृत्ति सबसे कम होता है, तो सबसे कम आवृत्ति किसका होता है, तो निम्न में से किस में सबसे कम आवृत्ति होता है, तो रेडियो तरंग में होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, रेडियो तरंग में जो होता है इसका फ्रिक्वेंसी सबसे कम होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉरेल अल्कोहल का सूत्र है, लॉरेल अल्कोहल हम लोग किसको बोलते हैं बताइए, लॉरेल अल्कोहल का सूत्र क्या हो जाएगा, तो लॉरेल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, C12H25OH, ठीक, C12H25OH। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉरेल अल्कोहल। ठीक है, लॉरेल अल्कोहल क्या होता है, C12H25OH। इस करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। धातु में धातुओं में चमक होती है बताइए, धातुओं में चमक किसके कारण होती है, धातु में चमक किसके कारण होती है बताइए, धातुओं में चमक किसके कारण होती है, तो होती है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है, धातुओं में चमक होती है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है, धातु में चमक होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इंजन की दक्षता ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? बताइए। इंजन की क्षमता, हम लोग इंजन की क्षमता ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र का उपयोग करते हैं? कौन सा सूत्र का उपयोग करते हैं? बताइए आप लोग। इंजन की क्षमता ज्ञात करने के लिए हम लोग कौन सा सूत्र का उपयोग करते हैं? तो हम लोग करते हैं W/J गुना H का। ठीक है, इसको हम लोग इंजन को क्षमता निकालने के लिए उपयोग में करते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। C12H22O11 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितना है? बताइए। आप लोग ये सब क्वेश्चन बता चुके हैं हम कि आप लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीख गए, तो आप लोग एक क्वेश्चन इससे पक्का आता है। ठीक है, C12H22O11 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? तो कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, हम कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे? तो देखिए, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12। और क्या निकालना है? कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या निकालना। तो इसको x मान लिए। ठीक है, इसको x मान लिए। प्लस यहाँ पे फिर देखिए कितना है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 और कितना है? 22 गो हाइड्रोजन, तो इंटू 22 प्लस क्या हो जाएगा? 11। और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का कितना होता है? तो ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? तो ऑक्सीजन का परमाणु भार हो जाता है 16। ठीक है, 16 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग जैसे इसको डिवाइड कीजिएगा, टोटल कीजिएगा इसको सॉर्ट आउट, तो आप लोग का जो आएगा निकल के आंसर वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा इसका? 0। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, 0। ठीक है, 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जमीन पर एक व्यक्ति एक जेट विमान को अपने सिर के ठीक ऊपर देखता है। जब विमान ऊर्ध्वाधर के साथ 30 डिग्री का कोण व्यक्ति के आंख पे बनाता है तो ध्वनि सुनाई देती है। यदि ध्वनि का वेग भी हो तो जेट का वेग क्या होगा? ये भी आप लोग को न्यूमेरिकल हम करवा चुके हैं। बताइए इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो V/√3 हो जाएगा। V/√3 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। CO2 के अणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा? Ca2 के अणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा इसका? बताइए, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा? तो बताइए। CO2 में क्या हो जाएगा? CO2 में कितना होता है इलेक्ट्रॉन? परमाणु संख्या को ही बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन कितना होता है? किस कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 2 है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। तो बताइए क्या होगा? 6 + 8 दूनी 16 कितना हो जाएगा? 22। ठीक है, 22 हो जाएगा। CO2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 22। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह तापमान जिस पर ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि के वेग का 1.5 गुना होता है, कितना तापमान पे बताइए ध्वनि का वेग जो होगा वो 1.5 गुना हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? बताइए कितना वेग पे ध्वनि का वेग जो 1.5 गुना हो जाएगा? कितना टेम्परेचर पे? तो 341.25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, 341.25 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाएगा? ध्वनि का जो वेग रहेगा वो 1.5 गुना हो जाएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 सेंटीमीटर गहराई की बाल्टी से लबालब भरी है, तो बाल्टी की तली का आभासी गहराई क्या होगा? 40 सेंटीमीटर गहराई की बाल्टी पानी से लबालब भरा हुआ, तो बाल्टी की तली का आभासी गहराई क्या हो जाएगा? तो आभासी गहराई क्या हो जाएगा? तो 30 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, लगभग 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको कैसे हम लोग निकालते हैं? तो देखिए, म्यू इक्वल टू वास्तविक गहराई। ठीक है, वास्तविक गहराई कितना है? 40। ठीक है, वास्तविक गहराई कितना दिया हुआ? 40। और आभासी निकालना है तो आभासी गहराई को x मान लिए। ठीक है, और म्यू इक्वल टू क्या होता है? 1.3 होता है बाई 40/x। आप लोग डिवाइड कीजिएगा। 40/x को हम लोग उधर भेजेंगे, तो देखिए आप लोग यहाँ से जो कैलकुलेशन आप लोग का आएगा वो यहाँ पे देखिए आप लोग जैसे ही कीजिएगा तो क्या आएगा, उसको जैसे ही डिवाइड दीजिएगा 40/1.33 को, तो आप लोग का जो आंसर आएगा वो 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 30 सेंटीमीटर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोहे का शुद्धतम रूप है। लोहे का शुद्धतम रूप कौन होता है? ढलवा लोहा, कच्चा लोहा, पीट लोहा या पिटवा लोहा? बताइए, लोहा का सबसे शुद्धतम कौन है? लोहा का सबसे शुद्धतम रूप कौन होता है? तो लोहा का सबसे शुद्धतम रूप कौन होता है? तो पिटवा लोहा होता है। ठीक है, पिटवा लोहा जो सबसे लोहा का सबसे शुद्धतम रूप होता है, क्योंकि इसमें कार्बन का बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। कार्बन का प्रतिशत बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ये शुद्धतम रूप होता है लोहा का, पिटवा लोहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमियम का यहाँ पे परमाणु क्रमांक भी दिया गया आप लोग को 24 का। मूल अवस्था में सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? मूल अवस्था में पूछ रहा है, मूल अवस्था में इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? तो क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास?
विन्यास, तो 2 8 13 1, ठीक है, 2 8 13 1, इसका सही क्या हो जाएगा मूल अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 2 8 13 1, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजल इंजन की क्षमता कितनी होती है? डीजल इंजन की क्षमता कितना होता है? 30%, 70%, 50% या 40%? तो डीजल इंजन की क्षमता कितना होता है? तो 40% होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डीजल इंजन की क्षमता कितना होता है? तो 40%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने इलेक्ट्रॉन की प्रवाह दर 1 एम्पीयर धारा के बराबर होगा? कितना इलेक्ट्रॉन, बताइए कितना इलेक्ट्रॉन के प्रवाह दर है जो एक इलेक्ट्रॉन के 1 एम्पीयर प्रवाह की दर 1 एम्पीयर धारा है, बताइए। तो क्या हो जाएगा, हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, Q इक्वल टू एन ई होता है, ठीक है, Q इक्वल टू एन ई। तो एन निकालना, Q कितना है, अब Q इक्वल टू क्या होता है, आई टी बाई, Q इक्वल टू क्या होता है, आई टी बाई इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो आई क्या है यहाँ पे, एम्पियर, कितना एम्पियर, 1 एम्पियर। और कितना प्रवाह की दर तो 1 सेकंड में, ठीक है। तो 1, अब आई कितना इलेक्ट्रॉन दिया गया है, तो 1, 1 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है। इसको आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या आएगा, तो आप लोग का जो आंसर आ जाएगा वो 6.25 इंटू 10⁻18, जो कि आप लोग को ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 6.25 गुना 10⁻18, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीवीसी का पूरा नाम क्या है? पीवीसी का पूरा नाम क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड या पॉलीस्टाइरीन प्रोपिलीन या पॉलीप्रोपिलीन या ट्राइनाइट्रेट टॉल्यूइन, क्या होता है पीवीसी का पूरा नाम? तो पीवीसी का पूरा नाम क्या होता है? तो पीवीसी का पूरा नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पीवीसी का पूरा नाम क्या होता है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्प्रेरक है, कौन है बताइए इसमें उत्प्रेरक? एक उत्प्रेरक है पूछ रहा है, तो कौन सा उत्प्रेरक है? तो एक उत्प्रेरक क्या करता है, क्रिया की गति को कम या अधिक कर सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एक उत्प्रेरक। किसी भी क्रिया की गति को कम या अधिक कर सकता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रिया की गति को कम या अधिक कर सकता है एक उत्प्रेरक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म क्या है? क्लोरोफॉर्म क्या है, एंटीबायोटिक है या एंटीसेप्टिक है या सल्फ्यूरिक ड्रग्स है या निश्चेतक है? क्लोरोफॉर्म क्या है? तो क्लोरोफॉर्म क्या है, एक निश्चेतक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एक क्लोरोफॉर्म क्या है, निश्चेतक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अमोनिया को शुष्क करने के लिए उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक का हम लोग अमोनिया को शुष्क करने के लिए उपयोग करते हैं? सोडा लाइम, बिना बुझा हुआ चूना को, या कैल्शियम क्लोराइड को, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, किसका उपयोग करते हैं बताइए? अमोनिया को हम लोग शुष्क करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो बुझा हुआ चूना का करते हैं, ठीक है। बुझा हुआ चूना का उपयोग किस में करते हैं? तो अमोनिया को शुष्क करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है फिजिक्स और केमिस्ट्री का। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, धातुओं का वह गुण जिसके कारण धातुवीय चादरें बनाई जाती है वो कहलाता है, क्या कहलाता है? धातुओं का वह गुण जिसके कारण धातुवीय चादरें बनाई जाती है, जिससे हम लोग चादर के फॉर्म में बनाते हैं कोई धातु को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तन्यता, सुघट्यता, प्रत्यास्थता या आघातवर्ध्यता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, कोई भी हम लोग मेटल को हम लोग जब इसको शीट फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या कहलाता? वो आघातवर्ध्यता कहलाता, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे बोलता है वो वायर के रूप में, तार के रूप में, तो तन्यता होता है, लेकिन यहाँ क्या चादर के रूप में, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट, आप लोग को ये वीडियो में 30 क्वेश्चन बताया गया था, आप लोग के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण था। तो आप लोग अगर यहाँ तक आप लोग वीडियो देख चुके हैं, तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और अगर आप लोग ये सारा का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहाँ से ज्वाइन हो जाइए, आप लोग का सारा पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।